कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई मसला आए तो उसमें गिव अप कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसका डट कर मुकाबला करते हैं, हिम्मत करते हैं और ना सिर्फ अपनी मदद करते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में आमना भी हैं, जिनका बेटा मुश्तबा जब पैदा हुआ तो उनको पता चला कि वो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था। आज मैं पूछूंगी आमना की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्तबा से रिलेटेड जब वो पैदा मतलब बड़े हुए और उसके आप लोगों को पता चला होगा कि डाउन सिंड्रोम है, तो वो लोगों का रिएक्शन क्या था और आपने उसको फिर किस तरह से कैटर किया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम से अभी इस वक्त हम गुजर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सोशल हमारे माशरे में इतना अवेयरनेस है कि लोग इसको समझते हैं, बट स्टिल यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे बच्चों को बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हाय बेचारा, या इस तरह के ऐसे वर्ड्स कहे जाते हैं जो ना चाहते हुए भी एक मदर होने की हैसियत से वो दिल पे चीज़ लग सकती है। बट ये कि स्टिल आपको अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए, और ये कि अब आप देखिए स्पेशल बच्चे मैं ये समझती हूँ अल्लाह ताला उन्हीं को देता है जो स्पेशल पेरेंट्स होते हैं। जैसे अल्लाह ताला देखिए कुरान पाक में कहते हैं मैं जैसा चाहता हूँ वैसा पैदा करता हूँ। सही। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे ये बच्चे अल्लाह ताला की चाहते हैं, अल्लाह ताला चाहते ही थे कि बच्चे ऐसे पैदा हों। हाँ, और इन माँ बाप के लिए स्पेशल हो। डेफिनेटली वो एक आजमाइश तो है और एक मुश्किल काम है और बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। हाँ। अगर आप थेरेपीज करवा रहे हैं तो उस वक्त वहाँ आपको हेल्प की नीड है। अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में तो वहाँ सबको चाहिए कि इसको समझें कि एक स्पेशल बच्चा है जो कि एक डिफरेंटली एबल्ड है। हम इसको डिसेबल नहीं कहते हैं। ये बच्चे जो होते हैं डिफरेंटली एबल हैं कि भाई इनका एक अपनी दुनिया है। बल्कि डाउन सिंड्रोम में तो क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है ना, एक्स्ट्रा स्पेशल बच्चे होते हैं ये, तो हम इनको ये नहीं कह सकते इनके अंदर कोई चीज कमी है, बल्कि इनके अंदर तो ज्यादती है। बिल्कुल, आई थिंक वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनको एक्स्ट्रा क्यूट बना देता है। और ये जिस टाइप की भी डिसेबिलिटीज हैं उसमें यही है कि इन बच्चों को हर जगह आई थिंक स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। तो बस इनको प्यार दें, प्यार बांटें, ताकि रिटर्न में भी हमें इनसे बस प्यार ही मिलता है। हाँ। अच्छा, यहाँ जो है तुम कौन सी थेरेपिस्ट हो? मैं एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली एक अलाइड हेल्थ साइंस का प्रोफेशन है जिसमें हम जो है वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड क्लाइंट्स जो होते हैं उनको डील कर रहे होते हैं, थेरेपेटिक यूज़ कर रहे होते हैं डेली एक्टिविटीज़ का, और उनको इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं उनकी डेली लाइफ या लाइफ सेविंग स्किल्स के अंदर। सही। तो कौन कौन सी स्किल्स पे फोकस होता है ज़्यादा? बेसिकली हम मोटर स्किल्स जो ग्रॉस या फाइन स्किल्स होती है उन पे कर रहे होते हैं काम। अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड क्लाइंट है हमारे पास तो हम उसकी जितनी भी नीड्स होंगी उनको फुलफिल करेंगे ताकि वो डिपेंडेंट ना रहें किसी पे, इंडिपेंडेंसी की तरफ चले जाएं। सही। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो तुमने यहाँ गुजारा, तो क्या क्या तुमने देखा बच्चों में, क्या क्या फ़र्क आया तुम्हारी थेरेपी बहुत से? से प्रोग्रेस करते हैं बच्चे अगर उन पे जो है वो सही तरीके से काम किया जाए, प्लस पेरेंट्स अगर हमारे साथ जो है वो अपना कंसर्न अच्छा रखें और वो भी काम करते रहें तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है। यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनमें बहुत अच्छी अचीवमेंट्स और अच्छी प्रोग्रेस आई है। सही। तो कोई एग्जांपल दो एक। बेसिकली हमारे पास एक क्लाइंट है जिसका मैं नाम तो शेयर नहीं करूंगी, बट ही सीपी, और जब वो यहाँ पर आया था तब ही वाज सो इन लो ग्रेड, लाइक वो नहीं खड़ा हो सकता था, वो बैठ नहीं सकता था, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आप को बैलेंस करता है, वो स्टेप्स लेता है माशाल्लाह, वो स्टेयर्स को जो है वो चढ़ता है, तो काफ़ी प्रोग्रेस है उसके अंदर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। आप कौन सी थेरेपी यहाँ करवाती हैं? मैं यहाँ पे स्पीच थेरेपी करवाती हूँ। सही। और उसमें क्या क्या स्किल्स कवर होती हैं आपकी? देखिए बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनको स्पीच में, लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन में, हेयरिंग में या फिर सॉलिंग में किसी भी किस्म का इशू आ रहा होता है। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो आते हैं डिलेड लैंग्वेज के साथ। अच्छा। डिलेड लैंग्वेज क्या होता है? बच्चों का ना बोलना, बच्चों का देर से बोलना या फिर अपनी एज से कम बोलना। और इसमें जो ज़्यादातर डिसऑर्डर्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम, ADHD और CP। तो ये सारे बच्चों को ये सब स्पीच थेरेपी इनकी होती है? बिल्कुल। इसके अलावा ज़्यादातर तो ये बच्चे आते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास स्टैमरिंग, ये बच्चे हकला के बात करते हैं, आर्टिक के बच्चे जो बच्चे तोतला के बात करते हैं, या फिर वॉइस डिसऑर्डर के साथ जिन बच्चों की आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड। अच्छा, वो भी जी, कि उनको भी मतलब सुनने के बाद बोलने में मुश्किल होती होगी। आफ्टर हेयरिंग एड। सही। आफ्टर हेयरिंग एड उनकी भी थेरेपी की जाती है, और इसके अलावा बड़ों के साथ भी हम लोगों का काम है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बच्चों का सेटअप है
तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों के साथ काम होता है। बिहेवियरल थेरेपिस्ट क्या क्या करता है, उसके अंडर में क्या कौन कौन सी स्किल्स आती हैं? So behavior therapist is mainly to modify the behavior, the unwanted behavior into the desirable behavior. अच्छा, मतलब कि जो बच्चे कर रहे हैं, वो जो गलत कर रहे हैं उसको सही unhealthy करवाना। behavior हाँ, होता है, कुछ बच्चों में inappropriate behaviors होते हैं, हम उसको modify करते हैं into healthy behavior, into अच्छा। appropriate behavior. सही। ठीक। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हाथों की, पैरों की, क्या चीज़ें सही करवाते हो? सबसे पहले जो बच्चे आते हैं हमारे पास, वो सबसे पहले आते हैं सिटिंग टॉलरेंस बच्चों में कम होता है, तो हम बेसिकली उनके सिटिंग टॉलरेंस पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा जो है वो 5 मिनट सिटिंग टॉलरेंस दे रहा है, तो हम काम करते हैं वो 10 मिनट्स बैठे एक एक्टिविटी के साथ, या सही। 15 मिनट्स हम उसके सिटिंग स्पैन पे काम करते हैं। सही। देन फिर आता है आई कांटेक्ट, कि बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट कितना दे पा रहा है। ASD बच्चे जो होते हैं वो आई कांटेक्ट नहीं देते, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। उनकी आई कांटेक्ट, उनकी एक्टिविटीज़ हम ऐसे करते हैं क्या, पर्टिकुलरली। जिसे तुमने उसी का बताया था सिटिंग का, तो क्या मतलब कि कैसी एक्टिविटी देते हो कि वो मतलब 5 से 10 मिनट या 15 मिनट और मजीद बैठ सकें? क्या कैसी थेरेपीज होती हैं वो? अच्छा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे का रीइंफोर्सर क्या है, ठीक है, बच्चे को कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत पसंद हैं और जो अच्छा। उसके बिहेवियर को, डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है उसको स्ट्रेंथ कर रही है। सही। फॉर एग्जांपल थेरेप्यूटिक प्ले यहाँ पर होती है, तो हम उस बच्चे को वो देते हैं और उससे हम मॉडलिंग करते हैं, डिफरेंट तरह अच्छा। के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिससे बच्चा जो है अपना सिटिंग स्पैन बढ़ाता है। अच्छा। 5, 10, 15 एंड देन हाफ एन आवर का यहाँ पे सेशन होता है, एंड फिर हाँ हाफ एन आवर तक बच्चे को तो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चा जी। आखिर में हाफ एन आवर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। अच्छा। इट डिपेंड्स, क्योंकि वेराई करता है सिम्टम्स टू सिम्टम्स। हाँ। ASD बच्चे जो होते हैं वो सिटिंग स्पैन उनका नहीं होता, हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं वो सिटिंग स्पैन उनका नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हाँ विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स उनको हाफ एन आवर पर लेकर आए। अच्छा, इट डिपेंड्स। सही। और आंखों का किस तरह से करते हैं? आई कॉन्टैक्ट, हम्म। आई कॉन्टैक्ट बेसिकली हम ऐसी एक्टिविटीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिशिंग कॉर्ड एक्टिविटी होती है, अच्छा। जिससे एक चीज़ पर्टिकुलरली एक फोकस बच्चे को रखना होता है, और फिर उसके ज़रिए हम उनका आई कॉन्टैक्ट राइट, लेफ्ट, अप, डाउन इस तरह से करवाते हैं। अच्छा, आपकी बेटी जो है वो किस स्पेशल नीड के साथ यहाँ इस थेरेपी के लिए आई है? किस्वा जब आई थी तो वो ऑटिस्टिक थी, सिवियर लेवल की तरफ, लेकिन अब माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट बहुत है विद टाइम, जो है अब वो मॉडरेट की तरफ आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। तो ये कितने अरसे में हुआ ये सब कुछ? 3 साल की थी जब उसको डायग्नोज हुआ था। अच्छा। तो 3 साल से फिर वो रेगुलर थेरेपीज़ पे है, अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत फ़र्क पड़ा है उसको थेरेपीज़ के थ्रू। सही। आप कितने साल की हैं? 6 इयर्स की है 6 ईयर, माशाल्लाह। सही। तो मतलब ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपने इसमें काफ़ी चेंज देखा? जी जी, बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ क्या क्या थेरेपीज लेती है वो? यहाँ पे वो 4 थेरेपीज़ लेती है, स्पीच की, ऑक्यूपेशनल, रेमेडियल और बिहेवियर थेरेपी। तो आपका जो बच्चा है वो यहाँ के स्पेशल नीड से आया है? ही इज़ विद डाउन सिंड्रोम। अच्छा, सही। तो आपको कब पता चला कि वो स्पेशल नीड का बच्चा है? मुझे कंसर्न्स होते थे आफ्टर हिज बर्थ, बट डॉक्टर्स वाज सेटिस्फाइड कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ही इज़ इंटरनली वीक। लेकिन अच्छा। कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। 3-4 मंथ्स पे जब नेक होल्डिंग नहीं आई और मैं उनके साथ के दूसरे बच्चों को देखती थी, तो ऑब्वियसली आई कंपेयर्ड देम, तो एवरीवन से कि लाइक ये भी वीक है इंटरनली, हो हाँ। जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वैसे मतलब नॉर्मल बर्थ हुई थी या मतलब कि नहीं, प्रीमेच्योर था? सी सेक्शन था एंड ही वाज प्रीमेच्योर चाइल्ड। अच्छा। देन इनको 6 मंथ में नमूनिया डायग्नोसिस हुए, ही गॉट एडमिटेड इन आफन हॉस्पिटल। ओवर देयर डॉक्टर्स डायग्नोसिस के ये डाउन सिंड्रोम के साथ। तो वो एट दैट टाइम मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। आई क्राइड अ लॉट। मैंने कहा नहीं, आप ये आपके डाउट्स हैं, आप टेस्ट करवा लीजिए। तो वो तो इतने कंफर्म थे कि टेस्ट की भी नीड नहीं थी। सही। बट ये है कि हमने टेस्ट करवाए और देन हमें पता चला कि डाउन सिंड्रोम की डायग्नोसिस है। तो वो टाइम तो बहुत ही क्रूशियल था हर लिहाज से, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस आते आती है। हाँ। एकदम आप नहीं उस चीज़ को कोप अप कर पाते हो। तो ये 6 महीने के थे उस वक्त? 6 महीने के थे सारे। आप अपने बच्चे को यहाँ क्यों लेके आई हैं? मेरा बेटा स्पीच डिले है, अच्छा। था बल्कि, सही। अब माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है यहाँ आने के बाद। तो आपको कब पता चला कि उसकी स्पीच डिले का प्रॉब्लम है? उनके सारे माइलस्टोन बिल्कुल टाइम पे थे, कोई चीज़ डिले नहीं थी सिवाय एक स्पीच के। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि लड़के थोड़ा देर से भी बोल लेते हाँ। हैं। तो मैं इसी इंतज़ार में थी, क्योंकि वो यहाँ हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे KSC में। तो वहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं था, तो घर की और भी जिम्मेदारियाँ थी, मेरी बेटियाँ बड़ी हैं, तो मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि
कितना मैं क्या करूं उसके लिए, क्योंकि बच्चियां जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई तो सारे काम बहुत जल्दी होते गए उनके। सही। लेकिन फिर उन्होंने जब यहाँ पे हम लोग आए हैं तो हर एक ने नोटिस करना शुरू किया, मेरी वालदा ने नोटिस करना शुरू किया कि इसका इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ। अच्छा। ये बोलता नहीं है, शर्माता है, और आई अकेले से कांटेक्ट रहता है। करता है? आई कांटेक्ट करता था, लेकिन ना सही। लोगों को देख के कानों पे हाथ रख लिया, सही। रोना शुरू कर या दिया, परेशान हो गया, बच्चे ज्यादा गैदरिंग्स लोग में जा रहे हैं तो हम्म। रो रहा है रो रहा है रो रहा है। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन मुझे कुछ, मैंने कभी डिले नहीं सुना था किसी के सही। लफ्ज़ से, मुंह से, कि ऑटिज्म भी कोई चीज़ होती है, ADHD भी कुछ होता है, स्पीच डिले भी कुछ होता है। सही। फैमिली में भी कोई नहीं हाँ। था। तो ये सब कुछ समझने में बहुत टाइम लगा, बहुत रिसर्च करनी पड़ी मुझे कि सही। ये, और फिर एक्सेप्टेंस भी होनी हाँ। चाहिए। मेरे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि तुम क्यों लेके जाती हो। तो लोगों का रवैया कैसा रहा जब आपको पता चला था? तो उस वक्त जाहिर सी बात है आपके लिए तो थोड़ा सा होगा, बाकी घर वालों का रवैया कैसा था? घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे, लेकिन सबके सवाल बहुत होते थे कि ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये दूसरे बच्चों के साथ ऐसा खेल क्यों नहीं रहा है, ये टीवी क्यों देख रहा है, ये अकेला क्यों रहना पसंद करता है, ये सब लोगों में आके रोता क्यों है। अब वो शुरू से एक तो न्यूक्लियर फैमिली में भी रहा था, इसलिए उसको ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन पसंद भी नहीं था। वो एक चंद चेहरे देखता था और उन्हीं को देख के खुश होता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अफरा चौहान। अच्छा अफरा, आप यहाँ क्या करती हैं? किस चीज़ की थेरेपिस्ट हैं आप? मैं यहाँ पे एज अ रेमेडियल थेरेपिस्ट काम करती हूँ और मुझे यहाँ पे काम करते हुए पूरा 1 ईयर 1 ईयर होने वाला है। सही। तो रेमेडियल थेरेपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या सिखाती हैं बच्चों को? देखिए, रेमेडियल थेरेपी में हम बेसिकली बच्चों के एकेडमिक्स स्किल्स पे काम करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होंगे उनको एकेडमिक्स में जो डिफ़िकल्टी आती है उनके लिए जो चीज़ें नॉर्मली, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे को मैंने स्कूलिंग के लिए ए सिखाना है और मेरे पास एक बच्चा है विद स्पेशल नीड और एक बच्चा है किसी भी स्पेशल नीड के साथ नहीं, तो अगर मुझे उसको ए सिखाना है तो मैं नॉर्मली बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे को ए लिख के दिखाऊंगी और 1-2 दफ़ा बताऊंगी और वो सीख लेगा, वो लर्न कर लेगा। यही सेम चीज़ मैं अगर एक स्पेशल नीड के बच्चे के साथ करूंगी तो वो इस तरह फ़ौरन लर्न करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। और सेम इस स्ट्रेटजी के साथ वो लर्न नहीं करेगा, वो दूसरी स्ट्रेटजीज के साथ लर्न करेगा। तो बेसिकली हम रेमेडियल में 2 या 3 चीज़ों को मिलाकर 2 या 3 स्ट्रेटजीज को, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो फिर उसको इस तरह से फिर लर्निंग करवाते हैं। मतलब आपके रेमेडियल थेरेपी के अंडर में नॉर्मल बच्चे भी आएंगे और स्पेशल नीड्स के बच्चे भी आएंगे? अगर मेरे पास कोई एक नॉर्मल बच्चा है लेकिन उसको लर्निंग में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, सही, कोई लर्निंग में लेकिन वो स्कूल गोइंग है, तो भी वो रेमेडियल थेरेपी लेगा ताकि उसको जो एकेडमिक स्किल में जितनी, तो इसमें कॉग्निटिव स्किल्स आपकी आती हैं? एकेडमिक स्किल्स में बच्चे को जिस चीज के ऊपर कोई जिसमें डिले आ रहा है उसको, हाँ, तो वो जो इशू है वो एक नॉर्मल टीचर उसको टैकल नहीं कर सकती, तो वो एक रेमेडियल थेरेपिस्ट उस पे काम करता है। तो जैसे मसल, आपने कहा लो मसल टोन है, तो उसमें पेंसिल नहीं पकड़ सकता फिर वो? जी बिल्कुल, वो ग्रिप नहीं कर सकता। उसकी पेंसिल ग्रिपिंग नहीं है उसकी। तो जब वो पेंसिल ग्रिप नहीं कर सकता, तो कैसे लिखेगा? ग्रिप नहीं कर सकता तो क्या करेगा? तो इनिशियली मैं उसको क्या करवाऊंगी, सबसे पहले हमारे पास एक ये थेरेप्यूटिक मटेरियल में एक चीज़ होती है थेरेप्यूटिक, सही। अब हमारे पास इसके जो है वो टेक्सचर अलग अलग होते हैं, लाइक सॉफ्ट भी होती है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी होती है। अब ये मैंने मीडियम साइज़ की मेरे पास है। अब मैं थेरेप्यूटिक लूँगी, लाइक इनिशियली फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2.5 ईयर्स का बच्चा है, इसके लो मसल टोन है। अब मुझसे जब मेरे पास आया था तो इसके मसल टोन लो थे, इसकी पेंसिल ग्रिप थी बट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि बहुत अच्छे से ग्रिप करे पेंसिल को लेके। तो अब मैं मुस्तफा को करूँगी, मुस्तफा को बोलूँगी मुस्तफा रोल इट, अच्छा, प्रेस इट, गो मूव योर हैंड अप एंड डाउन, सही है। इससे क्या हो रहा है, इसके मसल टोन पे काम हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल उसकी पेंसिल ग्रिप नहीं है ट्राइपॉड, तो मैं उसको इस तरह इसकी पिंचिंग करवाऊंगी, अच्छा, सही है। वो इसको ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ेगा और इसको स्ट्रेच करेगा, सही है। तो इस तरह से हाँ पेंसिल एक थेरेप्यूटिक मटेरियल हो गया। अब जब बच्चे को ग्रिप आ गई लेकिन उसकी ग्रिप लाइट है, ये कितना टाइम लगता है जैसे इन थेरेपीज में अगर पेंसिल पकड़ने वाली जैसे है? हम लोग 3 मंथ्स का प्लान बनाते हैं। एक प्लान हमारा किसी भी थेरेपी के एरिया का, भले वो स्पीच थेरेपी हो, बिहेवियर थेरेपी हो, उसका हम 3 मंथ्स का प्लान बनाते हैं। 3 मंथ्स में हम डालते हैं अपने पास 4 या 5 गोल्स, उन गोल्स को हमें अचीव करवाना होता है। अब ये बच्चे पे भी कैटर करता है कि बच्चा माइल्ड है या मॉडरेट है या, लेकिन थेरेपिस्ट का काम होता है कि उसको वो लर्न कराना है बच्चे को। अब सबसे पहले हमारे लिए क्या मैटर करता है, बच्चे के साथ पेयरिंग। अगर एक थेरेपी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बच्चा 1 साल से, सही है, तो मेरी और इसकी पेयरिंग है, मैं इसको जो बोलूँगी ये करेगा। अब मेरे पास ये बच्चा आज फर्स्ट डे आया है, तो मैं इसको डायरेक्टली थोड़ी बोल सकती हूँ मुझे पेपर पे अपना नाम लिख के दिखाओ, नहीं, कोई भी बोले तो फिर बच्चा क्या करेगा, उसको मेरी बात समझ नहीं आ रही, सही है।
वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, फिर बच्चा रिएक्शन में क्या करेगा, बिहेवियर शो करेगा। वो बिहेवियर शो करेगा तो उसका टाइम जो है वो ज़ाया हो गया, और जो उसने उस टाइम पे लर्न करा था वो नहीं किया। तो पहले पेयरिंग और बॉन्डिंग, हाँ बिल्कुल, एक थेरेपिस्ट का पहला जो है वो टास्क या गोल ये होना चाहिए कि उसको बच्चे के साथ अपनी पेयरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, बच्चे के लेवल पे जाना है और फिर उसके साथ काम स्टार्ट करना है। सही। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं मुश्तबा को बोलूँगी कि मुश्तबा इनिशियली अगर मैं इनिशियली स्टार्ट करवाते हैं जहाँ बच्चे को, तो अगर हमने राइटिंग स्किल्स पे काम करना है तो हम बच्चे को स्क्रिबलिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मुश्तबा को सर्कल दे दिया, मुश्तबा स्क्रिबलिंग करो, बच्चा स्क्रिबलिंग कर रहा है। इंडिपेंडेंस से अब ये इंडिपेंडेंट है, अगर बच्चा इंडिपेंडेंस से नहीं करता तो मैं फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ उसको अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट लर्न कराऊंगी। सही। तुमने अपने मूव हैंड, तो ये मुश्तबा ने यहाँ सीखा है सारी चीजें। बच्चे को लाजमी नहीं है अगर मैंने इसको सर्कल सिखाना है तो मैं सिर्फ इसको सर्कल पेपर पे बना के सिखाऊंगी, नहीं, मैं सर्कल का कार्ड लूंगी, मैं एक कोई ऑब्जेक्ट लूंगी और मैं ड्रॉ करूंगी। तीनों चीजों से अलग अलग, आई डोंट नो कि बच्चा किस चीज को किस वक्त पिक कर ले, तो स्ट्रेटजीज को डिफरेंट रखना और बच्चे को विजुअली लर्न, एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीकों से सिखाना है। डेली लिविंग पे भी वही चीज। अब अगर बच्चे को, मुझे बोर्ड पे बच्चे को सर्कल आ गया, मुझसे क्लासरूम में सर्कल को सॉर्ट करो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सर्कल है। इस तरह से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। बच्चा मार्कर होल्ड करने लगे तो हमारे पास एक चीज होती है पेंसिल ग्रिपर, अच्छा, जिसको हम पेंसिल में होल्ड कर, पेंसिल को इसके अंदर होल्ड करके और फिर बच्चों की फिंगर को इसके अंदर फंसा देते हैं, स्ट्रांग होती है। इसने प्रेशर किया और फिर बच्चे ने राइटिंग स्टार्ट की, तो जो उंगलियां जो उसकी लो मसल टोन की वजह से नहीं पकड़ पा रहा था, तो वो अच्छी होती है बच्चे की, बच्चा प्रेशर डालना सीखता है। सही है। ये इन एरियाज पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। सही। और हमारे पास प्रॉम्प्ट लेवल होते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बच्चा आया है, उसको इसको लिखना नहीं आता, तो मैं उसको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करवाऊंगी, फिर ग्रेजुअली उतनी प्रॉम्प्ट को कम करती जाऊंगी और फिर लास्ट मेरा प्रॉम्प्ट लेवल होता है इंडिपेंडेंस या अचीव, ताकि वो बच्चा खुद करे। 4-5 प्रॉम्प्ट लेवल मैंने बच्चे के अचीव करा के अपने इंडिपेंडेंसी में बच्चे को लेके, मतलब हम जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ भी इस तरह से कर रहे थे, लेकिन इनके साथ हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ और चेंज करना होता है, डिपेंडिंग ऑन के उसको मुझे सिखाना है तो मैं बोलूँ कुछ भी हो जाए आपने पेपर पे ये सीखना, ऐसे करेंगे ना तो बिल्कुल बच्चा नहीं करेगा। ये मतलब ये भी देखना था क्या स्पेशल नीड के साथ वो बच्चा है, उसकी क्या चीज लो है, उसकी नीड्स को समझना है पहले। आपने बच्चे की नीड को अगर नहीं समझा तो आपको कैसे पता लगेगा बच्चे को क्या डिफिकल्टी आ रही है लर्निंग में जो बच्चा यहाँ पे आया है। तो रेमेडियल में और क्या क्या आता है हाथों के अलावा? देखिए हम फाइन मोटर स्किल्स तो सारे एरियाज पे काम हो रहा था, लेकिन ज़्यादातर रेमेडियल में और ओटी पे हो रहा होता है इस स्किल। हम एकेडमिक्स के, प्री एकेडमिक्स स्किल, लिटरेसी स्किल्स और मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इन सब चीज़ों। अच्छा, रीडिंग में आएगी इसमें? बिल्कुल, रीडिंग सही। अगर मैंने मुश्तबा को A to Z सारे लेटर रिकॉग्नाइज हो गए, ठीक है, तो अब मुझे इसको रीडिंग पे लेके जाना है, तो मुश्तबा को पता है, मुश्तबा व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ब्लेंडेड हाई फाइव, इस तरह का। अब बच्चे को 2 लेटर वर्ड सारे आ गए। अब मैं क्या करूंगी कि बच्चे को 3 लेटर वर्ड पे रीडिंग स्टार्ट करवाऊंगी। मुश्तबा कैन यू रीड इट? ख, ए, ट, गिव मी हाई फाइव। जबरदस्त, सही। तो मतलब फोनिक्स भी यहाँ इसमें आएंगे। ब्लेंडिंग बच्चे को हम फोनिक पे ही सिखाते हैं। अच्छा। और अगर बच्चे की मार्कर ग्रिप भी नहीं है, फाइन मोटर स्किल बहुत वीक है, बच्चा लर्निंग नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास ये टैक्टाइल वाले कार्ड होते हैं। तो हम इसमें बच्चे को फॉर्मेशन लेटर की इस तरह सिखाएंगे, गो अराउंड, गो अप एंड डाउन। बच्चे ने स्ट्रक्चर लर्न कर लिया कि उसकी फॉर्मेशन क्या है, वो उसके माइंड में चला गया। अब वो जब लिखेगा तो उसके टैक्टाइल लर्नर भी होते हैं। तो एक थेरेपिस्ट, एक रेमेडियल थेरेपिस्ट का काम है कि उसके लेवल पे जाए बच्चे के, उसकी लैकिंग को आइडेंटिफाई करे, उसको मॉडिफाई करे, समझे कि उसकी बच्चे के साथ लैकिंग कहाँ पे क्या क्या है, और फिर उन एरियाज पे जाके काम। अभी मुश्तबा को जैसे अल्फाबेट्स का है, ये फॉर्मेशन है, और नंबर्स का भी इस तरह से आता है। मुश्तबा माशाल्लाह मेरे साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो मुश्तबा अभी ग्रेड 1 का कोर्स मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और मुश्तबा की माशाल्लाह अच्छी खासी रीडिंग भी है, और इंग्लिश में भी, उर्दू और मैथ सब है, या ये अभी किस चीज़ पे आप फोकस कर रही हैं? मैं अभी ग्रेड 1 का कोर्स उसका मुश्तबा का फॉलो कर रही हूँ। तो मुश्तबा, कैन यू सॉल्व दिस? Which number is this? Okay, draw 2 circles. 1, 2. Which number is this? 1. Draw 1 line. Count them together. 1, 2. Okay, 2 plus 1 is? Very good. Give me high five.
इस तरह हम लोग काम करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। मुश्तबा ये तो ज़बरदस्त हो गया। से थैंक यू टू आंटी, लुक एट हर, मुश्तबा थोड़ा शाय है, मुश्तबा लुक एट हर एंड से थैंक यू। वेलकम। मुश्तबा के साथ आर्टिकुलेशन का इशू है, माशाल्लाह मुश्तबा लैंग्वेज पे है, लेकिन आर्टिकुलेशन एरर और ओरल नीड की वजह से थोड़ी सी लैंग्वेज क्लियरिटी नहीं है। सही। इस वजह से मुश्तबा स्पीच थेरेपी भी लेता है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सही हो जाएगा। जी बिल्कुल।